नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चंडीगढ़, अमृतसर, पंचकुला, मोहाली, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत इन सभी शहरों में रियल एस्टेट में बहुत तेजी सुनने को मिल रही है। आए दिन आप अखबारों में, न्यूज में देख रहे हैं 5-5, 10-10 करोड़ से ऊपर के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बिक्री हो रही है। आखिर ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, क्या काम करते हैं, पैसा कहां से आ रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं और कैसे खरीद पा रहे हैं, जानेंगे। ये सब कुछ बने रही है आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी ये रियल एस्टेट में इतनी तेजी है, इसके पीछे की वजह है कि कोविड के बाद जब से रियल एस्टेट में तेजी आई है तब से एक तरफा चल रही है और रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों की डिमांड जबरदस्त बढ़ी है और उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, उस कारण इनकी प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ज्यादातर आम आदमी यही सोचता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है और वो ये सोचता है कि ये 2-3 लाख रुपए महीने जो कमा रहे हैं, जॉब आईटी के अंदर है, स्टार्टअप में जो भी जॉब में नए नए लगे हैं, 2-2, 3-3 लाख सैलरियां वो खरीद रहे हैं। तो जी नहीं, वो भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि मान लीजिए कि 2-3 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है और वो 3-4 करोड़ का लोन लेता है तो उसकी ईएमआई आएगी तो वो खर्चा कहां से चलाएगा। तो वो लोग इसको बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं। तो आखिर आम आदमी सोचता है कि फिर ये बायर है कौन जो इतनी महंगी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो आईआईटी, आईआईएम टॉप के इंजीनियर, डॉक्टर बन के बड़े शहरों में सेटल हो रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी आखिर खरीद कौन रहा है, क्योंकि उनके इतने पैकेज होने के बाद वो खुद नहीं खरीद पा रहे हैं। जबकि उनके पैकेज साल के 50 लाख 60 लाख है, हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ कमा रहा है, उनके परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब ये सोचते हैं कि वो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ बड़े शहरों में सेटल्ड है और वहाँ मजे कर रहे हैं और उनकी एक सेटल्ड लाइफ है और वो प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जब अभी नई नई जॉब के अंदर आए तो उनकी इतनी सेविंग होती नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। और ये जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करके आता है, टॉपर होते हैं, उनकी पैकेज तो लग जाते हैं लेकिन इनकी इतनी सेविंग नहीं होती कि वो खरीद पाए, क्योंकि वहां जाते ही उनके रेंट में 50% उनका चला जाता है। फिर कार ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी ईएमआई आ रही है, फिर जो भी खर्चे होते हैं, तो कुल मिला के वो एक इकोसिस्टम में फंस जाते हैं। और वो जिस मैट्रिक्स को ब्रेक करके आए हैं उसके आगे की मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए उनके पास उतनी इनकम होती नहीं है। यहाँ पर उनको ये रियलाइज होता है कि जिस मैट्रिक्स को वो तोड़कर आए हैं और जिस इकोसिस्टम के वो बाद से आए, लेकिन यहाँ पर कोई अलग इकोसिस्टम है और यहाँ की मैट्रिक्स अलग है और यहाँ पर वो अपने आप को नीचे दर्जे का महसूस करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, क्लास के अंदर टॉप कर रहा है, लेकिन वो अपने गांव की स्कूल के अंदर क्लास टॉप कर रहा है और एक टॉप का स्टूडेंट है। लेकिन जब वो एक शहर में जाता है तो वहां पर उसके लेवल से ऊपर के बच्चे सारे होते हैं। तो मान लीजिए कि वो 100 में से 90% ला रहा है तो वहाँ सारे 90 प्लस एंड अबव वाले रहेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि वहां पर जाके वो टॉप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। फिर वहां पर जैसे तैसे उसने एक एवरेज मार्क्स ला लिए तो फिर और आगे जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहां उससे और ज्यादा टॉपर्स है। वही हाल ये हो रहा है कि जैसे ही वो बड़े शहरों में अच्छे पैकेज में जाते हैं तो उनको जो लगता है कि असली में रिच और मैट्रिक्स तोड़ने वाले और इकोसिस्टम के बाद से या कोई अलग लोग हैं। तो अब बात ये करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो करोड़ों रुपए के फ्लैट और करोड़ों रुपए के प्लॉट खरीद रहे हैं और रियल एस्टेट के अंदर इतनी तेजी कंटिन्यू आपको देखने को और सुनने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि जिस इकोसिस्टम को आपने ब्रेक किया है और आपकी जो अर्निंग रेशो है, वो लोग वही हैं जिन्होंने आज जो अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग उनके पेरेंट्स ने 25-30 साल पहले उस जॉब में कर ली थी और उनकी सेविंग है, उनकी इन्वेस्टिंग है और इसके पीछे 4-5 कारण है, वही लोग इसमें खरीद पा रहे हैं। तो बात करते हैं उन कारणों की जो ये प्रॉपर्टियां खरीद पा रहे हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने 20-30 साल पहले ये सब अचीव कर लिया, उनकी सेविंग और उन्होंने कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टिंग कर रखे अलग अलग जगह, वो लोग ये खरीद पा रहे हैं। नंबर 1 जो इसमें सपोर्ट मिल रहा है वो पेरेंटल इनकम, उनके मम्मी पापा की इनकम और उनकी प्रॉपर्टियां, वही लोग इसको वापस से री इन्वेस्टिंग में ये खरीद रहे हैं। नंबर 2 है दोनों कमाने वाले और अच्छी सैलरी वाले, जिनकी अभी नई नई जॉब लगी है, खर्चे कुछ है नहीं, वो लोग जरूर इसमें डाउन पेमेंट देके बाकी ईएमआई बना के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं एनआरआई। जी हाँ, बहुत से एनआरआई है जो शुरू में पैकेज मिलते ही फॉरेन चले जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि फॉरेन में वो डॉलर तो कमा रहे हैं लेकिन डॉलर ही खर्च हो रहे हैं, या जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां पर उनकी इनकम और सेविंग के बीच में गैप नहीं है, जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हीं कंपनियों में यहाँ से काम करते हैं और डॉलर में कमाते हैं और रुपए में खर्च करते हैं। तो उन लोगों को ये प्रॉपर्टियां बहुत ही सस्ती लगती है और वो लोग भी बहुत ही प्रॉपर्टियां अभी खरीद रहे हैं। नंबर 4 पर आते हैं जिनका जॉब 10 से 15 साल पुराना हो चुका है और आज जो सैलरी 3-4 लाख रुपए महीने लोग कमा वही सैलरी उन्होंने 10-15 साल पहले कमा के सेविंग और इन्वेस्टिंग की है, वो लोग आज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नंबर 5 की बात करें तो वो लोग हैं जिन्होंने आज से 10-15 साल पहले कहीं पर इन्वेस्ट किया था और वो ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर हो, तो वो लोग आउटर साइड में अपनी प्रॉपर्टियां सेल करके मेन जगह पर अपनी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं और इस तरह से ये मार्केट में तेजी आ रही है। नंबर 6 पर आता है लोन। रियल एस्टेट मार्केट पूरी इकोनॉमी चलती है लोन के ऊपर, क्योंकि मोस्टली हर प्रॉपर्टी होती है वो 80 से 70% तक लोनेबल होती है। तो हर आदमी
डाउन पेमेंट देके उसे लोन पर लेता है और आने वाले 20-30 सालों तक उसकी एक ईएमआई बनाकर उसे चुकाते हैं। इसलिए रियल एस्टेट में लोन मिल रहा है, वो एक उसकी लाइफ लाइन है। तो कुछ इस तरह से इन कारणों की वजह से रियल एस्टेट मार्केट बूम पर है और महंगी से महंगी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां रोज सेल हो रही है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप न्यू जॉब के अंदर लगे हैं और आपकी सैलरी अभी ज्यादा नहीं है तो आपको 5 से 10 साल का वेट करना चाहिए और अपनी सेविंग बढ़ानी चाहिए। उसके बाद आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आपकी एज कम है। जैसे आप दोनों कमाएंगे, आपकी इन्वेस्टिंग होगी और कंपाउंडिंग की ग्रोथ मिलेगी, तो 5-10 सालों में आपका एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा और उससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नंबर 2 पर यह है कि अगर आप पॉश एरिया में, महंगे एरिया में नहीं खरीद पा रहे हैं तो शहर से थोड़ा दूर खरीद सकते हैं, बाहर की तरफ, जहां आपके बजट में अगर आपको कोई अच्छी चीज लग रही है तो अभी वो आप खरीद सकते हैं। इन फ्यूचर वैल्यू वहां पर भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको और कोई सिटी पसंद आ रहा है जहां आपके बजट के अंदर आपको फ्लैट, प्लॉट या कुछ भी मिल रहा है, तो आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जमीन देखिए लिमिटेड है, जमीन में आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे हमेशा बेचने वाला ही पछताएगा, खरीदने वाला कभी नहीं पछताता है। शर्त एक ही है कि पैसा खुद का होना चाहिए, पैसा ब्याज पर नहीं लिया हुआ होना चाहिए। अगर पैसा आपका खुद का है और जमीन आपने खरीद ली तो लॉन्ग टाइम पर कभी वो आपको धोखा देगी नहीं और आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा। भले ही आपने कहीं पर भी खरीदी हो, ऐसा नहीं है कि आप महंगे और पॉश एरिया में खरीदेंगे तो ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपका जितना भी बजट है, जितना भी आप खरीद सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना है कि किस तरह रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं, और इन सब के कारण आपने इस वीडियो में जाने। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड कराएगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।